Hello everyone, very good evening to each one of you. Confirm if my voice is loud and clear. Thank you for confirming Nidhi. जैसा कि हमने कल सीखा था कि हमने कैंडल्स के बारे में सीखा था और उसको हमने डीप रिसर्च करके हमने थ्रिलिंग कैंडल, बेस कैंडल क्या होती है उसको हमने कम्प्लीटली समझा था। आई होप आपने उसके हैंडमेड नोट्स बनाए होंगे और आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की होगी। तो जो हमने कल सीखा था उसके बारे में आपके लिए हमने रिकॉर्डेड सेशंस भी फिर से रिकॉर्ड किया है और उसको अपलोड भी किया गया है यूट्यूब पर। आप जाकर देख सकते हो जिसने भी उस सेशन को मिस किया होगा। ठीक है। आज जो हम सीखेंगे, आज हम एक वैसे चीज को सीखने वाले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ट्रेडिंग करियर को लेके, जो कि है पेंडिंग ऑर्डर। हम इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर बनता कैसे है, पेंडिंग ऑर्डर होते क्यों है, और पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट कैसे होते हैं, और हमको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ज़्यादा है, कहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर कम है। तो इस तरीके से हम आज पूरे सेशन को समझेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ, कल जो हमने थियोरेटिकल और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियरली समझा था कि थ्रिलिंग एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है, बेस कैंडल क्या होती है, और थ्रिलिंग स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल क्या होती है। ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल जो है वो नॉर्मल कौन सी होती है, रेड थ्रिलिंग कैंडल नॉर्मल कौन सी होती है, रेड थ्रिलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, उसको हम चार्ट पर एक बार देखेंगे। और आप लोग से पार्टिसिपेशन चाहता हूँ कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके आंसर कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि आपको वो सेशन क्या कहाँ समझा और कहाँ पर डाउट है। ठीक है। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। उसके बाद ये सेशन का ही पार्ट है, बिकॉज प्रैक्टिकली आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? इज माई स्क्रीन विजिबल? थैंक यू। आपके सामने मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ। हम रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। ठीक है। इसमें जो भी मार्किंग्स है उसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है। अभी आपके सामने जो आज की कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल, रेड कैंडल। यस आकाश, आप कुछ बोलना चाहते हो? आपने हैंड रेस किया था क्या? ठीक। ठीक है। आकाश, रिकॉर्डिंग ऑन है ना आज? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग आकाश। रिकॉर्डिंग ऑन है। सो हाँ, हम कहाँ थे? ये चार्ट पर थे। मैं आपको ये चार्ट पर लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपके सामने ये जो कैंडल दिख रही है वो कौन सी कैंडल है? कमेंट करो गाइस, फटाफट पार्टिसिपेट करो। कल आपने सीखा था। विच कैंडल इज दिस? एम आई ऑडिबल टू एनीवन? यस, रेड थ्रिलिंग कैंडल। ओके, वेरी गुड। ये रेड थ्रिलिंग कैंडल इसलिए है बिकॉज इसमें हमने देखा कि प्राइस की जो बॉडी है वो उसके कंप्लीट रेंज से, जो इसकी रेंज है प्राइस की, आप देख सकते हो 1301 से लेके 1274 में कंप्लीट जो बॉडी पार्ट है वो स्ट्रांग है। किससे स्ट्रांग है? यानी कि वीक में 50% ऑफ रेंज ऑफ द कैंडल से ज़्यादा है। ठीक है। इसके लिए हम इसको रेड थ्रिलिंग कैंडल बोलते हैं। और इसका मीनिंग आपको पता है कि क्या होता है, कल हमने इसको डीपली समझा था। ये सेकंड जो कैंडल दिख रही है ये वाली, ये कौन सी कैंडल है?
स्ट्रॉन्ग रेड थ्रिलिंग कैंडल, अमेजिंग, यस, ये वेरी गुड निधि। दिस इज स्ट्रॉन्ग रेड थ्रिलिंग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग रेड क्यों है, आपको पता होगा इसके पीछे, इसके लिए आपने राइट आंसर फटाक से बोला है। ठीक है, इसके अंदर पूरी वीक बहुत छोटी सी सेलर ने वन साइड डोमिनेट किया हुआ है, जिससे हमको ये समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। ये जो सेकंड कैंडल दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन वाली? विच कैंडल इज दिस ग्रीन वन? Green thrilling candle. Good. This is green thrilling candle. It is normal green, normal या strong? Is this a normal candle or strong? Normal candle. Normal candle. Okay. Nice. What is this then? जिसके ऊपर मैंने वन लिखा है वो कौन सी कैंडल है? क्योंकि इसके ऊपर का ही आपके आज जो हम समझेंगे, ये रेड थ्रिलिंग कैंडल स्ट्रॉन्ग थ्रिलिंग रेड कैंडल है। वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रिलिंग रेड कैंडल है। क्योंकि आप देखो, आपने अभी ये चार्ट को ना नॉर्मल हम करते हैं, इसमें आपने ये देखा कि ये जो कैंडल है जिसको आप थ्रिलिंग कैंडल बोले, बट क्या सच में थ्रिलिंग कैंडल है? हाँ, अभी के लिए तो है, बट हम जब प्राइस एक्शन को समझेंगे तो हमको और क्लियर होगा। बट अगर हम पूरे व्यू को समझते इसके पीछे के एक्शन को, तो हमको ये समझ में आता है, इन सब में सबसे ज्यादा जो थ्रिलिंग कैंडल थी, वेरी स्ट्रॉन्ग जो थी, वो ये वाली रेड कैंडल थी। अब अगर आप थियोरी के हिसाब से चलते हो, तो ये कौन सी कैंडल है जो सेकंड मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है? ये फर्स्ट करके जो ग्रीन किया है ना, ये कौन सी कैंडल है? विच कैंडल इज दिस? नॉर्मल ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल। ओके, नॉर्मल ग्रीन कैंडल। ओके, आपने इसके जो थियोरी है, वो थियोरी और जो हमने कल सीखा था उसके अकॉर्डिंग आप लोग राइट कह रहे हो। बट अगर मैं कहूँ ये थ्रिलिंग कैंडल नहीं है और ये बेस कैंडल है, तो क्या आप मानोगे? हाँ, आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज उसके पीछे का लॉजिक है। क्योंकि ये जो कैंडल है, ये इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, उसमें कुछ तो अचीवमेंट, कुछ तो होना चाहिए ना। अब उसके बाद का जो एक्शन है वो इतना इमीडिएट एक्शन था, जिसके अंदर सेलर्स हमको डोमिनेट करते हुए दिखे। बट ये केस में क्या हुआ, जो जहाँ पे मैं नंबर वन लिखा हूँ, इसमें प्राइस ओपन होती है 133 पे और क्लोज होती है 1338 पे। डेली की कैंडल है ये। डेली की कैंडल में 5 रुपए का सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस है। वो प्राइस में कुछ तो एक ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जो अपने आप में जस्टिफाई कर पाए कि हाँ, मैं थ्रिलिंग हूँ, यहाँ पे कुछ एक्साइटमेंट हुआ है, यहाँ पे बायर या सेलर ने एक्साइटमेंट दिखाई है और पार्टिसिपेशन हुआ है। बट यहाँ पे तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं दिखी। मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसके हिसाब से तो, हाँ, जो रेंज है कैंडल की वो पूरी अपर विक, जो हाई और लो है उसमें सबसे ज्यादा बॉडी है। तो उसके हिसाब से तो ये थ्रिलिंग कैंडल हो गई, ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल हो गई नॉर्मल। बट ये थ्रिलिंग कैंडल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस एक्शन को देखा और हमको समझ में आया कि ये तो बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल क्यों है? क्योंकि इसकी कुछ तो ओपनिंग 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 प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कुछ मेजर डिफरेंस तो होना चाहिए ना। 5 रुपए के कैंडल में अगर कुछ अच्छे खासे सामने से सप्लाई ऑर्डर आ जाएंगे ना, वो तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा उसको टूटने को। 5 रुपए की कैंडल को जिस तरीके से सेलिंग आई थी, ऐसी ऐसी सेलिंग उस दिन आ जाती तो ये कैंडल पूरी ऐसी लाल बन जाती सेम डे, जो इस दिन ये कैंडल बनी थी। तो इतना याद रखना लॉजिकली। ठीक है, अभी वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। इस वाले को देखो आप। ठीक है,
यहाँ पे देखो, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये वाली कौन सी कैंडल है? नंबर 2। जितना जल्दी आप पार्टिसिपेट करोगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट सेशन को चालू करेंगे। ग्रीन कैंडल बेस कैंडल है। अमेजिंग, वेरी गुड निधि। ग्रीन बेस कैंडल है ये। और फिर ये कौन सी कैंडल है? यहाँ पर, जहाँ पे मैंने अभी वापस से मार्क किया हुआ है, ग्रीन बेस कैंडल, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ ये कैंडल की, तो ये बेस कैंडल है कि एक्साइटिंग कैंडल है? ये रहा नंबर 2, इस वाली कैंडल को हम बेस बोलेंगे कि एक्साइटिंग बोलेंगे? कल जो समझाया उसके बेसिस पे थ्रिलिंग रेड कैंडल है, ग्रेट। और अभी जो समझाया, और अभी जो कहा उसके बेसिस पे ये रेड कैंडल है, रेड बेस कैंडल है, ग्रेट। सो जो मैंने समझाने की कोशिश किया वो आप समझ गए। प्राइस एक्शन को देख के हमको ये समझना होता है, उसके पास्ट के एक्शन को देख के, कि ये कैंडल में हुआ क्या। अभी इस कैंडल में क्या हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग रेड थ्रिलिंग कैंडल थी, उसके बाद में वापस से, इसको आप मैथमेटिकली थ्रिलिंग बोल सकते हो, बट उसके बाद आप देखो कि प्राइस जो होती है इतना एग्रेसिवली डाउन आती है, 1520 से लेके 1478, यानी कि 40 पॉइंट्स का प्राइस में सेलिंग आता है। और उसको अगर मैं हाई बोलूँ तो 1534 से 1475, यानी कि 25-55 पॉइंट्स का इसके अंदर सेलिंग रहता है मेजरली सिंगल डे में। सेम उसके नेक्स्ट डे में जो सेलिंग आती है उसमें क्या होती है कि प्राइस में बायर सेलर की फाइट होती है, और इतना पॉजिटिव जो नेगेटिव जो डिफरेंस आया उसके अंदर मेजर डिफरेंस नहीं है। आप देखो 1480 से लेके 1465, तो आपको चार्ट में देख के ही समझ में आ रहा है कि क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में कुछ नॉर्मल डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं, बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं हुआ है प्राइस के इटसेल्फ में। इसीलिए ये थियोरिटिकल तो थ्रिलिंग है, बट हम थियोरी तो नहीं पढ़ रहे, हम प्रैक्टिकल लॉजिक समझ रहे। तो प्रैक्टिकली लॉजिक में हमको ये समझ में आता है कि थ्रिलिंग तो बोलने के लिए है, बट थ्रिलिंग नहीं है, बेस कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस में कुछ तो अचीवमेंट होना चाहिए ना, कोई भी अचीवमेंट नहीं था, इसीलिए इसको हम बेस कैंडल बोलते हैं। आकाश ने लिखा कंपेयर टू इट्स प्रीवियस इट्स जस्ट अ नॉर्मल रेड। नॉर्मल रेड नहीं है, इट इज अ बेस कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप जैसे आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कि आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, अब आप ये वाले एरिया को देखना। ठीक है, ये एरिया में आप सोचोगे कि एक्साइटिंग कौन सा है, बेस कौन सा है। देखो, जितना आप चार्ट्स को टाइम दोगे, जितना आप स्टडी करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब ये आपको क्या दिख रहा है, ये वाला ग्रीन वाला, ये आपको एक्साइटिंग कैंडल दिखता रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल दिख रहा रहेगा। इसको जो हमने डायग्राम में समझा था उसके हिसाब से तो यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बाइंग आई है। कौन से कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं? ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, राइट। बट अगर मैं इसको नॉर्मल इसके प्राइस एक्शन को पीछे समझता हूँ, तो आपको क्या दिख के आ रहा है? यहाँ पे तो सेलर इतने डोमिनेट थे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बेस कैंडल दिख रहा है। स्ट्रक्चर को देख के हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है 1492 और जो क्लोजिंग प्राइस है 1509, इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का। मतलब ये क्या ही अचीव किया है। सामने जो सेलिंग आ रही थी इतनी बड़ी, 1609 से प्राइस ने 1463, यानी कि 200 पॉइंट के सामने जो सेलर्स डोमिनेट कर रहे थे, क्या यहाँ पे बायर ने प्रूफ किया वो चीज को? नहीं प्रूफ किया, यानी कि ये एक बेस कैंडल बन के रह गई। यहाँ अभी भी बायर ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। आर यू गेटिंग? तो ये चार्ट्स को जितना डीपली आप समझोगे ये स्टार्टिंग में, उतना आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये एक थ्रिलिंग कैंडल तो बोलने के लिए है मैथमेटिकली, बड़े थ्रिलिंग कैंडल नहीं है, इट इज अ बेस कैंडल, राइट। तो चलो आज का सेशन हम जो मेंस है आगे का, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, और हम समझते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो मैं अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। अब हम आते हैं पेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है,
तो पहले तो ये समझना होगा कि पेंडिंग ऑर्डर चार्ट्स में होते क्यों है या कहाँ होते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। कल मैंने आपको एक चीज कहा था, किसी को याद है, कि प्राइस में एक्साइटिंग या थ्रिलिंग जो भी है, वो थ्रिलिंग कैंडल कब बनेगी। कोई भी ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल या कोई भी रेड थ्रिलिंग कैंडल आपको चार्ट पे कब बनते हुए दिखेंगे। योर रिप्लाई टू द आंसर विल बी वेरी मच वेलकम। When there is a demand or supply, any news or result, नो निधि, आपने सेशन को सही से नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको फिर से सेशन को देखना पड़ेगा अच्छे से। रिकॉर्डेड सेशंस को देखो, लाइव अटेंड करके कुछ नहीं होगा। लाइव अटेंड के बाद रिकॉर्डेड सेशंस पे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। आकाश, व्हेन देयर इज अ डिमांड और सप्लाई, ग्रेट। कोई भी कैंडल थ्रिलिंग तब बनती है आकाश और आप सभी को, कि जब उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव या उसके अंदर बड़ा पॉजिटिव डिफरेंस है तो ग्रीन थ्रिलिंग कैंडल बनती है, और मेजर नेगेटिव डिफरेंस है तो वो रेड थ्रिलिंग कैंडल बनती है। ठीक है, उस वो जब डिफरेंस बनती है, लेकिन वो तब बनती है जब प्राइस में एक इम्बैलेंस आता है। आप लोग बेस को ना भूल रहे हो, आप कनेक्टिंग डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप लोग को वो समझना बहुत जरूरी है। डॉट्स को आप बारीकी से समझो। जब तक मैंने जो एफर्ट लगाया है ना, 110%, 120%, उससे 500 1 लाख% एफर्ट आप लगाओगे, तब आपको हर एक चीज आपके मुंह पे रटी हुई रहेगी। आप बिलीव करो। अगर मतलब अभी मैं इससे ज्यादा क्या ही बोलूँ सेशन में, बस इतना ही बोलूंगा कि फोकस करके आप इसको सीखो समझो, तो ही आपको वो चीजें समझ में आएगी गाइस, है ना। तो जो थ्रिलिंग कैंडल बनती है वो तभी बनती है, यानी कि ये कैंडल तभी बनेगी जब प्राइस में ना कुछ इम्बेलेंस क्रिएट हो। यानी कि मान लो बेस कैंडल, इसको हम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इससे कलर पे मत जाना कि ये कौन सा ब्लू कलर ही क्यों लिया है। ब्लू कलर इसलिए लिया है क्योंकि ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। ठीक है, डजेंट मैटर, इसीलिए मैंने ब्लू ले लिया इसको। ये बेस कैंडल से हम क्या समझते हैं, हमने अब तक सीखा था कि बेस कैंडल से हमको ये समझ में आता है कि प्राइस के अंदर बायर और सेलर फाइट कर रहे हैं, और उस प्राइस में अभी तक कोई भी डायरेक्शन और कोई भी व्यू क्लियर नहीं हुआ है। जिससे हमको क्या पता चलता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि प्राइस में अभी तक कोई भी डायरेक्शन नहीं है, और प्राइस कहाँ जाना चाहती है वो समझ में नहीं आती है। तो जब तक प्राइस में टफ कंपटीशन होता रहेगा, जब तक फाइट चलती रहेगी, तब तक प्राइस में कोई भी थ्रिलिंग कैंडल आपको बनती हुई नहीं दिखेगी। आपको चार्ट पे थ्रिलिंग कैंडल बनती हुई तभी दिखेगी जब प्राइस में कुछ ना कुछ होगा। जो हमने आज के सेशन, मतलब जो कल के सेशन में हमने सीखा था मूवी टिकट के एग्जाम्पल से, हमने सीखा था। आज मैंने जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें हमने स्टेडियम का एग्जाम्पल यूज किया हुआ है, हमने ओनियन का एग्जाम्पल देखा था, हमने कोविड का एग्जाम्पल देखा था, हमने अच्छे खासे डिमांड सप्लाई को समझा था हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड सेशंस में। उसको आप एक बार वापस से गो थ्रू कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो जब भी प्राइस के अंदर इम्बेलेंस क्रिएट होता है, मैं इसको लिख भी देता हूं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग प्लीज फोकस करना। वेन एवर प्राइस, मैं इसको आज से लिखता हूँ, प्राइस विल कीप ऑन मेकिंग बेस कैंडल्स until competition is high between buyers and sellers। बायर्स और सेलर्स में जब तक फाइट चलती रहेगी, तब तक वो बेस कैंडल बनाती रहेगी। प्राइस विल कीप ऑन मेकिंग बेस कैंडल टिल कंपटीशन इज हाई बिटवीन बायर एंड सेलर, या फाइट चलती रहती है। प्राइस विल ओनली मेक थ्रिलिंग कैंडल, प्राइस कैन ओनली मेक
thrilling candle when there is an imbalance between demand and supply। यानी कि किसी एक कंडीशन में जहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, ऐसे ही कंडीशन में वहां पर इम्बैलेंस बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, वही कंडीशन में प्राइस में इम्बैलेंस दिखेगा। अगर जब तक प्राइस में सिर्फ फाइटिंग चल रही है तो वो सिर्फ आपको बेस कैंडल बनाती ही दिख जाएगी। आप ये जो एक बेस कैंडल देख रहे हैं ना, ऐसे कंटिन्यूसली बेस कैंडल दिखते जाएंगे जो हमने यहाँ पे देखे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये बेस कैंडल, ये देखो कंटिन्यूसली बेस कैंडल। जब तक प्राइस में फाइटिंग चल रही है, यहाँ पे देखो, जब तक फाइटिंग चल रही है ना, वो कैंडल बेस कैंडल ही बनती जाएगी। आप जैसे चार्ट देखोगे ना, ये देखो, इस तरीके से बड़ी कैंडल या इस तरीके से बड़ी कैंडल, इस तरीके से बड़ी कैंडल, इस तरीके से बड़ी कैंडल, ये वाली, मतलब ये वाली, ठीक है, दो रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये वाली, ये जो बेस कैंडल चल रही थी फाइटिंग, उसके बाद ये जो आई है इम्बैलेंस, ये तभी आया है जब वो प्राइस पॉइंट पे 1454 पे सेलर खत्म हो चुके और वहां पे एग्रेसिव बाइंग आई, जिसके कारण यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ और वो प्राइस अप जाने लगी। हमने कल सीखा था अपने सेशन में कि प्राइस फ्लक्चुएट स्टॉक मार्केट में क्यों होते हैं। सो इसलिए आई एम सेइंग कि प्लीज गो एंड वॉच यस्टरडे सेशन रिकॉर्डिंग। ये क्लास को खत्म होने के बाद ही कल के रिकॉर्डिंग को सीखो, तो आपका लिंक ब्रेक नहीं होगा। कल के रिकॉर्डिंग को देखो, मस्ट वॉच रिकॉर्डिंग है कि वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वो किसके वजह से हुआ, प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों आया। मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया एकदम डिटेल में, क्योंकि वहां पर डिमांड आया, इसके वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, राइट। तो जब तक प्राइस में बैलेंस क्रिएट है तब तक बैलेंस मेंटेन है, यानी कि जितने बायर है उसके सामने उतने ही सेलर है, तो प्राइस बेस कैंडल ही बनाती जाएगी, जो हमने लास्ट के सेशन में सीखा था। 50,000 बायर, 55,000 सेलर, 55,000 सेलर, 60,000 बायर एंड 1 लाख सेलर, 50,000 बायर, 50,000 सेलर, 1 लाख बायर। तो उस तरीके का वो कॉन्सेप्ट को याद करो। अगेन आई एम सेइंग, मैं बार बार हर सेशन में इतना पीछे नहीं लेके जाऊंगा। नाउ आई विल जस्ट कम एंड टीच एंड विल गो। बट क्यों मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक योर लिंक। बट अगर सेम ही आप ही के तरफ से मेरे को वो चीज का इनपुट्स नहीं मिलेगा, तो आई विल जस्ट ओनली कीप टीचिंग यू गाइस। आई दिल से चाहता हूँ कि आप लोग सीखो और आप मेरे से भी अच्छे एनालिसिस करो आगे चलकर। ठीक है, जस्ट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस एंड आई विल नेवर रिपीट दिस अगेन। जस्ट आई एम सेइंग कि आप लोग वो चीजों को समझो। इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर यू। ओके, so please go and watch the recordings again if you are not understanding. Student groups are there, वहां पे आप डाउट्स लिखो, पूछो, करो, सीखो। ठीक है, सो इम्बैलेंस तभी होगा। सो नाउ से फॉर एग्जांपल एक बायर और सेलर में फाइट हो गई और प्राइस अचानक से ऊपर जाती है। ठीक है, अब प्राइस जब अचानक से ऊपर जाती है, एक सेकंड, इसको ना इधर ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड में ऐसा कर लेता हूँ, राइट साइड में। ठीक है, जब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। प्राइस ऊपर जाती है, प्राइस इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना दी। प्राइस ने क्या किया, ग्रीन कैंडल फॉर्म किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो बेस है, ठीक है, ये जो हाई है बेस कैंडल का और ये जो लो है, ठीक है, ये हाई और लो। ठीक है, तो जब क्या हुआ लॉजिकली कि से फॉर एग्जांपल जब प्राइस ये वाली ओपन होती है, समझो मैं इसको ग्रीन बेस कैंडल समझ के चलता हूं, तो ये प्राइस यहाँ पे ओपन होती है। फिर क्या होता है, ये प्राइस को जो होते हैं ऊपर वाले प्राइस पे बायर नहीं मिलते हैं और नीचे वाले प्राइस पे बायर मिलते हैं, इसके लिए ये नीचे जाती है। ये नीचे जाती है, यहाँ पे लो लगाती है। फिर क्या होता है, अब इसके अंदर अपोजिट बायर डोमिनेट करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं, ये हाई पे। यहाँ पे सेलर फिर अपने पोजीशन को डिफेंड करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग देते हैं। ठीक है, ये चीज को हमने समझा था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बायर ने अपने, बायर या सेलर, सेलर ने क्या किया, बार बार इसके पीछे समझो बहुत सारे बेस कैंडल होंगे, तो सेलर ने क्या किया, बार बार जब भी बायर यहाँ से प्राइस को उठाना चाहा, ठीक है, जब भी बायर ने प्राइस को यहां से ऊपर लेके जाना चाहा,
तब तक सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ लेके आए, फिर वापस से बायर ने इसको लेके गया ऊपर, फिर सेलर ने नीचे लेके आया। तो ऐसा करते करते फाइनली क्या हो गया कि बायर ने फाइनली प्राइस को लाके यहाँ ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको ग्रीन बेस कैंडल पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है, ये केस में होता है कि उसके बाद कुछ तो ऐसा हुआ जो इम्बैलेंस की अचानक से सेलर हार गए या सेलर थक गए। अब उसके अंदर पेशेंस नहीं है कि और वो सेल ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि अगर वो प्राइस को गिराना चाहते तो वो यहीं से गिरा देते, बट वो गिरा नहीं पा रहे क्योंकि बायर यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्डर आ रहे हैं, मान लो यहाँ पे 1 लाख करोड़ शेयर ऑर्डर, 1 करोड़ आ रहे, 10 करोड़ आ रहे, 10 लाख आ रहे, 20 लाख आ रहे, जितने भी सेल ऑर्डर आ रहे हैं, सारे के सारे सेल ऑर्डर ट्रिगर होते जा रहे हैं। यानी कि समझ लो आप एक ऐसे सब्जी मंडी पे बैठे हो जहां पर सामने आपके पास वाटरमेलन का पूरा ट्रक है और आपने इतना पैसा लेके बैठे हो कि वाटरमेलन की ट्रक लगते जा रही है और आप सारे ट्रक को खरीदते जा रहे हो और एक वक्त पे ऐसा होता है कि ट्रक बेचने वाले खत्म हो जाते हैं बट आपका पैसा खत्म नहीं होता। तो फिर वो केस में क्या होता है, अगर फिर भी आपकी नीड इतनी है, डिमांड इतना है, सप्लाई नहीं है, तो जिसके पास अगर घर में भी एक वाटरमेलन बचा रहेगा तो वो लाके आपको सेम रेट पे नहीं बेचेगा, वो आपके ऊपर के प्राइस पे आपको बेचेगा। फिर उसके बाजू वाले घर वाले में जाके पूछेगा, अरे देख मैंने वाटरमेलन दिया 200 रुपए का बिका, तू 250 रुपए कोट कर वो ले लेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, तो जाके यहाँ पे खरीद लेगा, यहाँ पे खरीद लेगा। महंगा खरीदते 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 ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तब जाके ये बड़ी सी कैंडल बनती है। तो यानी कि सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट था वो कहाँ था, वो कहीं ना कहीं इस कैंडल के हाई या इस कैंडल के लो पे था। हमको अभी नहीं पता कि कहाँ पे था रिक्वायरमेंट, यानी कि पेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑर्डर कहाँ पे थे। आज हमने सिर्फ अभी तक ये सीखा कि जो पेंडिंग ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं इस पूरे हाई या लो के बीच में होते हैं। कैंडल के ये जो हाई है और लो है, कहीं ना कहीं इसके बीच में पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो वो एग्जैक्टली पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होते हैं उसको हम आने वाले सेशन में समझेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि इस हाई और लो के बीच में पेंडिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है। कौन से में कितनी पेंडिंग ऑर्डर होती है, कितनी ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होती है, वो डिसाइड करेंगे हम बाद में। सेम अगर मैं बात करूं रेड कैंडल के केस में, तो यहाँ पे भी वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बेस कैंडल पहले बनती है से, यहाँ पे बेस कैंडल फॉर्म हुई, बायर सेलर की फाइट हुई, उसके बाद में रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद पता चला कि कहीं ना कहीं ये पूरा रेंज है जिसके अंदर सेल के ऑर्डर सबसे ज्यादा है। अब ये पूरे रेंज में कहाँ सेल के ऑर्डर है हमको पता नहीं, अभी तक नहीं पता, आगे चल के पता चल जाएगा। अभी तक हमें नहीं पता कि सेल के ऑर्डर कहाँ पे सबसे ज्यादा है और यहाँ पे बाय के ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ पे है। लेकिन उसके पहले हमको और एक चीज समझना है कि प्राइस में कितने ज्यादा ऑर्डर होते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। प्राइस में कितने ज्यादा ऑर्डर कैसे होते हैं वो आइडेंटिफाई कैसे करें। अब हमने ये समझ गया अभी तक कि प्राइस को बेस कैंडल के बाद ही अप या डाउन जाना है तो उसको इम्बैलेंस क्रिएट करना होगा। अगर प्राइस को अप या डाउन नहीं जाना है तो वो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होगा, प्राइस में सिर्फ बेस कैंडल फॉर्म होती रहेगी, ठीक है। अभी तक का क्लियर है चीज, इज इट क्लियर टिल नाउ? यस, 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 ग्रेट, ठीक है। सो अब हम समझते हैं कल की जो चीज कैंडल्स थी उसको ही लेके हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये पूरे डायग्राम को, इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा नीचे ले लूं यहाँ पर, और अनदर में यहाँ पे कैंडल बना दूँ ऐसी, है ना, और सेम केस हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब ये केस में क्या हुआ, ये केस में हुआ कि हाँ भाई डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि
प्राइस ने यहाँ से बाइंग आई और यहाँ पर जाके अभी भी बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं वन साइड, अभी भी प्राइस यहाँ से यहाँ पे बायर जाके डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स यहाँ से यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं। यानी कि प्राइस में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी शेयर को खरीदने की, वो कहीं ना कहीं इस हाई और इस लो के बीच में आज भी है, बट हमें पता नहीं कहाँ है, वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, सेम केस यहाँ पे, ये हाई और ये लो के बीच में कहीं ना कहीं पेंडिंग ऑर्डर है, बट वी डोंट नो कहाँ पे है। बस हमें आज ये इतना पता चल गया कि ये दोनों के बीच में है। सेम इस कैंडल को देख के हमें ये अभी समझ में आ रहा है कि ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल जोन है। ठीक है, ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा पावरफुल जोन है। तो ये जो जोन है पावरफुल, इसको हम लोग, इसको रुको ना, मैं आपको एक बेटर एग्जांपल से समझाता हूँ, दूसरे इसमें लेकर जाके। ये देखो, मैं आपके सामने ना डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और वो कैंडल को ना पहले हम लोग इसको थोड़ा एक बार अच्छे से आपको समझाता हूँ फिर से डायग्राम ड्रॉ करके से। ये बेस कैंडल बन रही है, ये बेस कैंडल बन रही है। ठीक है, अभी आप समझ जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, इसको हम ट्राई कर देते हैं। एक सेकंड ना, ये बेस कैंडल देख लो। सेम बेस कैंडल हम यहीं यहाँ भी बना देते हैं। यहाँ पे बन गई। अब हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं। यहाँ पे अनदर ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपके सामने तीनों डायग्राम है, नंबर 1, ए, बी और सी, ये ए बी सी में सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे हो सकते हैं? ए वाले में, बी वाले में या सी वाले में? सी में, राइट, नाइस वन। सी में क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें जो प्राइस ट्रेवल किया है, जिसमें प्राइस की क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में जो डिफरेंस है, जो पॉजिटिव डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ये कोई भी टाइम फ्रेम का है अभी नहीं पता, बट ये एक कैंडल हमने देखा कि एक प्राइस में इम्बैलेंस के बाद इतनी बड़ी डिमांड आई थी कि प्राइस में ये सबसे ज्यादा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये केस में कि नंबर 1 केस में प्राइस के पास में से 20 लाख के पेंडिंग ऑर्डर थे? ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर थे का मतलब मैं वापस बता रहा हूँ, पेंडिंग ऑर्डर मतलब कैसा एग्जैक्टली कितने है पेंडिंग ऑर्डर, वो हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि यहाँ पे 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ पे 25 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, ये हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बट कहाँ पे कितने ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, कितने कम पेंडिंग ऑर्डर है, ये हम जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसमें खुद आइडेंटिफाई कर दिया कि ऑप्शन सी में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। अगर मैं सेम यहाँ की बात करूँ इसके अंदर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर होंगे? तभी जाके ये प्राइस में इतनी बड़ी डिफरेंस आई, राइट। और मैं जब यहाँ पे लेके जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर 1 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर होंगे। 1 करोड़ तो छोटा ही हो गया, समझ लो ऐसे कैंडल के लिए तो 2 करोड़ ऐसा, उससे भी ज़्यादा चाहिए रहता है पेंडिंग ऑर्डर होंगे से। तब जाके जैसे आज हमने विमता लैब्स में देखा 20% का अपर सर्किट हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि उसमें पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे, डिमांड इतनी की थी कि सामने सप्लाई नहीं था, सामने सप्लाई नहीं था, इसीलिए इस तरीके से कैंडल बन गई।
तो क्या मैं ये कहूँ कि ये जो पेंडिंग ऑर्डर है, जब भी सामने सेल ऑर्डर आएंगे, ये हमेशा काम करेंगे क्या? विल दिस वर्क हमेशा? ठीक है, ये जो पेंडिंग ऑर्डर है, ये जो पेंडिंग ऑर्डर आपके सामने मैं बात मार्क किया हूँ, 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर, 50 लाख पेंडिंग ऑर्डर, 2 करोड़ पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, ये जो भी पेंडिंग ऑर्डर है, क्या ये हमेशा काम करेंगे? तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि सामने सप्लाई में सेल ऑर्डर कितने हैं। हमेशा काम नहीं करेगी, डिपेंड करता है कि थ्रिलिंग कैसी बनी थी और करंटली प्राइस में बाइंग और सेलिंग प्रेशर कैसा है। यानी कि जब हम आगे सेशन समझेंगे, जब हम धीरे धीरे चार्ट्स को रीड करना चालू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि प्राइस में बाइंग और सेलिंग कितने थे। अब ये केस में तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जब भी प्राइस आएगी, यहाँ से ऊपर आएगी, तो प्राइस में अगर सेल ऑर्डर कम होंगे तो प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी। अगर प्राइस में सेल ऑर्डर ज्यादा होंगे तो प्राइस और डीप इनसाइड जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर ये केस में मैं बोलूँ, सेकंड वाले केस में, तो प्राइस के हाई चांस है कि प्राइस यहाँ पे आए, हल्का सा टच करे और यहाँ से मुड़ जाए। अगर दोबारा यहाँ पे आए तो और चांस है कि और बड़ी मूव दे दे। ये केस में तो फुल गारंटी है कि बहुत ज्यादा बायर्स यहाँ पे डोमिनेट है। तो जब भी कभी प्राइस यहाँ पे आएगी तो डेफिनेटली चलना ही चलना है, कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे जोन पे तो हम लोग को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इधर है, तो हम तो यहाँ पे अपने एफ ने यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया है, चलो हम भी उनके साथ ऑर्डर डालते, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो हमारे भी ऑर्डर्स फुलफिल हो जाएंगे। जब हमारे भी ऑर्डर्स फुलफिल होंगे तो हमारा भी, जब क्यों होंगे फुलफिल, क्योंकि हमने देख रहे हैं कि सामने से जब प्राइस आ रही है ना, तो एकदम उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। देखने को नहीं मिल रहा, वो कैसे समझेंगे, आगे चल के समझेंगे कि कैसे, क्यों हम ऐसा बोल रहे कि हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, लेकिन क्या सर ये हमेशा ऐसा होगा क्या, इस तरीके से आके बाउंस करेगा, इस तरीके के आके बाउंस करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको हम ना एक नॉर्मल एग्जाम्पल से भी समझते हैं, छोटे से एग्जाम्पल से, कि ये हमेशा क्यों ऐसा नहीं होगा। से फॉर एग्जाम्पल, आप लोग, ये जो मैं आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडर है कहीं, ठीक है, ये डिवाइडर है, ठीक है, आपके सामने ना स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो जब आप चलाते हो तो आप स्पीड ब्रेकर पे हमेशा स्पीड को स्लो करते हो, राइट? अगर आप स्लो नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा होता है। से आपकी एक स्पीड ब्रेकर गाड़ी में जो है वो ये लेवल पे है, ठीक है, समझो, एक ये लेवल पे स्पीड ब्रेकर है, एक ये लेवल पे स्पीड ब्रेकर है। जस्ट एन एग्जांपल के लिए, आप गाड़ी को चला रहे हो, ठीक है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपका जो बस है या जो भी आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे थे तो आप यहाँ पे 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे। बट आपने जैसे ही देखा कि प्राइस में स्पीड ब्रेकर है, तो आपने क्या कर दिया, गाड़ी की स्पीड स्लो कर दिया, और आप अगर 100 पे थे तो आप 80 पे आ गए, 70 पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, अगर इसको मैं 100 के ऊपर ही जंप करूंगा तो मेरा एक्सीडेंट होने के चांस है। तो आपने क्या किया, आपने स्पीड को स्लो किया, फिर आप यहाँ पे आए और आगे गए। फिर क्या हुआ, फिर वापस से आपने स्पीड स्पीड पकड़ा, 100, 120 वगैरह पकड़ा सब कुछ। फिर यहाँ पे आपने देखा स्पीड आ गया, अब क्या हो गया, आपने यहाँ पे भी कम कर दिया। से फॉर एग्जांपल कि ये जो आप कार चला रहे हो, ठीक है, उसमें ये वाला स्पीड ब्रेकर नहीं है, ठीक है, ये वाला जो स्पीड ब्रेकर है वो नहीं है। तो ये केस में क्या होगा, ये केस में कैसा होता है कि आपने स्पीड ली, स्पीड में आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, आपने स्पीड में गाड़ी चलाई, आप वही स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, आप सेम स्पीड मेंटेन कर रहे हो, और आपने जैसे ही स्पीड ब्रेकर आया आपने स्पीड स्लो किया। फिर अभी आपको ना यहाँ से यूटर्न लेना है, ठीक है, तो आपको जब यूटर्न लेना है तो आप क्या करते हो, गाड़ी का स्पीड आप स्लो करते हो, स्लो करते हो तो आप जाके यहाँ से ऐसे यूटर्न लेते हो, ठीक है, तब आते हो। अगर समझो आप इतने फास्ट में हो कि आपने बहुत ज्यादा फास्ट चले, बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे, फिर आपको अचानक याद है कि मुझे यूटर्न लेना है, तो आप इतने फास्ट थे कि आप यहाँ तक पहुंच गए और आपने फिर यहाँ पे जाके ऐसा यूटर्न लिया,
मान लो कोई तीसरा ड्राइवर आता है, वो इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि उसको इधर जाके याद आ, अरे यूटर्न तो बहुत पीछे चल गया, तो वो अपनी गाड़ी को इधर देख भी लेता है कि यहाँ पे यूटर्न है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो यहाँ से जाके यूटर्न ले लेता है, इतना दूर चले जाता है। तो समझ लो जितनी स्पीड से कार चल रही है उतनी दूर से वो यूटर्न लेगी, जितनी स्पीड से कार चल रही है उतनी दूर से वो यूटर्न लेगी। मैंने क्या बोला यहाँ पर, जितनी स्पीड से कार चल रही है वो वहां से यूटर्न लेने में उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगा। ओके, वो यूटर्न लेने में उतना ही ज्यादा टाइम लगाएगा। मतलब क्या हुआ कि सर, ये वाला जो हम एग्जांपल समझ रहे थे, ये एग्जांपल में कि अगर सामने जो सेल ऑर्डर है, अगर वो 20 लाख के सामने यहाँ पे 5 लाख वाले ही सेल ऑर्डर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर है जिसके सामने 5 लाख ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे और प्राइस यहीं से ऊपर चली जाएगी। यानी कि ड्राइवर जो था उसकी स्पीड स्लो थी, उसके अंदर प्रेशर कम था, तो वो यूटर्न अच्छे से ले लिया। समझ रहे हो? जो ड्राइवर था, जो हमने यहाँ पे समझा कि जो पहला ड्राइवर था वो यूटर्न बरोबर ले लिया, क्यों? क्योंकि उसने स्पीड मेंटेन किया था। अब यहाँ पे जो सेलिंग की जो स्पीड थी ना, यहाँ से जो सेलिंग की स्पीड जो आ रही है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं थी, उसके वजह से यहाँ से ही प्राइस ऊपर चली जाती है। दूसरे केस में क्या होता है, सेलिंग की स्पीड जो होती है, यानी कि जो ये केस में ड्राइवर की स्पीड है, वो इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ा आगे निकलता है, फिर उसको याद आता है अरे मैंने तो छोड़ दिया यूटर्न लेना, अब मैं जाके यहाँ पे यूटर्न लेता हूँ। तो फिर क्या होता है, वो प्राइस थोड़ी और नीचे आती है, फिर वापस चलती है। यानी कि कहने का मतलब है, जितना ज्यादा सामने सेलर होंगे, जितना ज्यादा सामने सेलिंग प्रेशर होगा, प्राइस उतनी ही ज्यादा डीप आएगी, उतनी ही ज्यादा डीप आएगी, और उसी के बाद प्राइस में बाउंस बैक आएगा। लेकिन सर क्या ये हमेशा हम बोलेंगे कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा क्या? ऑलवेज इज इट नेसेसरी कि बाउंस बैक आएगा ही आएगा क्या? नो, नॉट नेसेसरी। क्यों नॉट नेसेसरी? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, अगर ये 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर के सामने ना, अगर किसी ने यहाँ पे 20 लाख पेंडिंग ऑर्डर के सामने किसी ने यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, किसी ने यहाँ पे 40 लाख का सेल ऑर्डर लगा दिया, सेल ऑर्डर लगा दिया, उसका मन किया कि उसको उसने उसने व्यू किया कि यहाँ पे उसको नहीं खरीदना है, यहाँ पे उसको नहीं खरीदना है, तो अगर उसने मन बना लिया और बेच दिया, तो फिर क्या होगा? ये तो टूटेगा ही, 100% टूटेगा। तो कौन से जोन में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, कितना ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम कल के सेशन में सीखेंगे। पहले तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें 40 लाख है, तो सेल ऑर्डर अगर सामने 40 लाख का आता है तो ये जोन पक्का टूटेगा। अगर सेम सेल ऑर्डर 40 लाख का यहाँ पे आएगा तो ये जोन टूटेगा नहीं। सेकंड केस में अगर मैं बताऊं, ये जो सेकंड केस में सेम, सेकंड केस में अगर यही 40 लाख का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर ये जोन काम करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इसमें हद से हद क्या होगा कि प्राइस अंदर आए अंदर आए अंदर आए, यहाँ से यूटर्न ना लेके प्राइस और अंदर आए और इसके एकदम बॉटम से यूटर्न ले। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर किधर है, हमको सिर्फ ये पता है कि प्राइस में यहाँ से यहाँ पेंडिंग ऑर्डर है, अभी तक ये पता है। एडवांस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपको सब पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहाँ होते हैं विथ लॉजिक। तो अभी आपको समझ में आया कि इधर से प्राइस न्यूटन ले ली, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहां पे सेल ऑर्डर एक टाइम पे खत्म हो गए, बट आपको आपको नहीं पता है कि यहाँ पे सेल ऑर्डर खत्म होंगे या नहीं होंगे। सो डेट्स वाई। और ये केस में भी वही है, ये केस में 2 करोड़ के सामने 40 लाख आया ना, तो ये तो यहीं से उड़ जाएगा, इतना भी अंदर नहीं आएगा, यहीं से जंप मार लेगा। अगर 1 करोड़ भी आया ना तो भी यहीं से जंप मार लेगा। अगर 1.5 करोड़ आया तब थोड़ा अंदर आएगा, अगर 1.25 करोड़ आया तो और अंदर आएगा, 2 करोड़ आया तो और अंदर जाके चले जाएगा एकदम सेम, यहाँ पे बेस कैंडल फॉर्म होगी। अगर और ज्यादा आया तो मतलब खत्म, ये भी ब्रेक, इसका भी काम खत्म, राइट? तो एक चीज याद रखना हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने ये कहीं ना कहीं अपने सेशन में बोला था, आई रिमेम्बर, कि बहुत बोल्ड में लिख देता हूँ, आप उसको चिपका भी लेना अगर आपको चिपकाना है तो। वी कैनॉट स्टॉप
anyone or anybody from buying and selling. This is the ultimate truth. So जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रिलिंग कैंडल बनना, मतलब उतना ही ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर। आज के सेशन का कंक्लूजन ये समझ लो, जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्रिलिंग कैंडल बनना, यानी कि उस पर्टिकुलर रेंज में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। हाउ टू आइडेंटिफाई पेंडिंग ऑर्डर हमने समझ लिया। बैक टू बैक प्राइस में बाइंग देखने को मिली है, यानी कि प्राइस में पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है। और बैक टू बैक अगर प्राइस में ऐसे ही थ्रिलिंग कैंडल बनती जा रही है, यानी कि बहुत एग्रेसिव, बहुत अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर है। लास्ट का मैं आपको बताता हूं, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर और सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। ठीक है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर और सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि से बाइंग पेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर सेम सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर के पॉसिबल सिनारियोस और सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर्स के पॉसिबल सिनारियोस को समझते हैं। यहाँ पे नंबर वन, बाइंग पेंडिंग ऑर्डर तभी होगी जब बाइंग पेंडिंग ऑर्डर होते, तो तब क्या होते हैं, सामने से जो भी सेल ऑर्डर आएंगे, वो सेल ऑर्डर विल ट्रिगर अगेंस्ट दिस बाय ऑर्डर। तब हमको समझ में आता है कि यहाँ पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर है। नंबर वन। नंबर टू, मैं बात करूं, जो सेलर ने टॉप पे सेल किया है, यानी कि जिसने शॉर्ट किया हुआ है, सेलर विल या कैन स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। अगर सेलर प्रॉफिट बुक करता है तो वो केस में शॉर्ट कवरिंग आती है। आपने सीखा था सेशन नंबर 2 में कि शॉर्ट कवरिंग तब होती है जब सेलर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, वहां पे बायर बन जाते हैं। तो इसके लिए जब वो वहां पर बायर होते हैं तो बाय के पेंडिंग ऑर्डर बढ़ जाते हैं, तो वो वहां से प्राइस वापस से अप जाती है। या फिर वहां पे न्यू फ्रेश बाइंग कैन स्टार्ट। जैसे हम जैसे प्रो ट्रेडर लोग हैं, हम डिमांड्स को देख के, बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स को देख के हम वहां पे अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, तो हमारे बाइंग ऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे भी पेंडिंग ऑर्डर बनते हैं। ये पॉसिबल सिनारियोज है बेसिकली। तो इस चलते हमको पेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है कि यहाँ पे बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। ये केस में क्या होगा, यहाँ पे ये केस में क्या होगा, यहाँ पे भी पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होंगे, बट इस सेल के अंदर बाय के पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे ट्रिगर, क्योंकि जिसने यहाँ पर बाय किया था वो यहाँ पे सेल कर रहा है, अब जिसने यहाँ पे सेल किया था वो यहाँ पे बाय कर रहा है। तो यानी कि जब प्राइस ऊपर जा रही है तो अब वो वहां पे सेल कर रहा है, यानी कि वहां पे सेलर है, इसीलिए कोई वहां से खरीद रहा है, वो प्राइस पॉइंट पे कोई बायर रेडी है वहां पे खरीदने के लिए, तभी वहां पे बाय ऑर्डर लग रहे हैं अगेंस्ट सेल पेंडिंग ऑर्डर। बाय ऑर्डर अगेंस्ट सेल पेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड, यहां पर केस में क्या था कि सेलर कैन या विल स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ के केस में क्या होगा, बायर, अगर किसी ने 100 रुपीज पे खरीदा है, अगर वो 200 पे चली गई, तो दे विल या दे कैन स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग, राइट। थर्ड केस में क्या होगा, सेम, न्यू फ्रेश सेलिंग कैन स्टार्ट। कुछ बोल नहीं सकते, सेलिंग भी स्टार्ट हो सकती है, राइट।
तो इतना याद रखना कि इस तरीके से बाय और सेल ऑर्डर हम आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर किधर है, वो हमने ये समझा कि जहां पे बैक टू बैक बड़े हमारे थ्रिलिंग कैंडल बने हुए हैं, इस तरीके से ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, ऐसी बैक टू बैक बाइंग आई है, ऐसी बैक टू बैक मल्टीपल थ्रिलिंग कैंडल रेड में बनी है या ग्रीन में बनी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, तब जाके उसमें उतना मूवमेंट हुआ है, तभी जाके उसके अंदर उतना मूवमेंट हुआ है। देखो, बाहर की दुनिया में ना हम सब चीजें ना सस्ते खरीदने के लिए वेट करते हैं, हमारे अंदर इतना पेशेंस होता है कि शायद वो पेशेंस हमने बाय बर्थ अपने अंदर डेवलप किया होता है। चाहे वो कुछ भी चीज हो, कुछ भी चीज हो, मतलब कुछ भी चीज, हम सारी चीजों को ना हमेशा चीपर प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं। चाहे वो अपने लाइफ के में कोई भी चीज आप बाय करने जाओ, आप जहां भी जाओगे वहां पे आप नेगोशिएट करोगे, वहां पर आप डिस्काउंट पूछोगे, वहां पर आप ऑफर का वेट करोगे। जैसे कि अगर आपको कोई फोन भी अगर परचेस करना है ऑनलाइन, तो आप सोचोगे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट कब बिग बिलियन डेज लेकर आए, कब इंडिपेंडेंस का डे का सेल आए, जैसे अभी दिवाली महोत्सव का सेल था, कब कोई बड़ा ऑफर लगे, कौन से कार्ड पे कितना कैशबैक ऑफर है, कौन से कार्ड पे ईएमआई ऑफर है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसके ऊपर है, बायबैक स्कीम है कि नहीं, कुछ एक्सेसरीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट ये सारा पेशेंस जो है ना, हमने बाय बर्थ सिर्फ यही फालतू की चीजों के लिए रखा है, जहां पर हम सोचते हैं कि हम चीजों को सस्ता खरीदेंगे तो हमसे अच्छा नेगोशिएटर कोई नहीं होगा। क्या सोचते हैं हम, कि हमसे अच्छा बायर, हमसे अच्छा नेगोशिएटर कोई नहीं है। अगर हम 50 रुपए किलो की सब्जी लेने जाएंगे, अगर हम 40 रुपए में वो डील क्रैक किए तो हम खुश हो जाते हैं। बट उसका पूरा का पूरा अपोजिट हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में करते हैं। हम एक्सपेंसिव बाय करते हैं और चीप में सेल करते हैं, यानी कि हम हमेशा हमेशा महंगे पे खरीदते हैं और सस्ते पे बेचते हैं, जिसके कारण हम कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते, जिसके कारण हम कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। दैट इज द रीजन। तो आप लोग ये समझना कि इंस्टीट्यूशन की जो साइकोलॉजी होती है वो हमेशा डिफरेंट करती है, मैंने उसके ऊपर आपको अच्छे से सेशन में समझाया था। डिमांड एंड सप्लाई जो थियरी है, हम उसी थियरी को डीपली समझ रहे, यही होती है डिमांड, यही होती है सप्लाई। अभी जब हम इसको और स्ट्रांगली समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, कौन से जोन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, कल मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से जोन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, कैसे हमको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, कल हम प्रॉपरली थोड़ा जोन बनाएंगे, उसको हम समझेंगे, ठीक है। और फिर हम चार्ट्स में भी जाके चाहिए तो हम देख लेंगे थियरली, या फिर आप प्रैक्टिस करके मुझे बताना, आपके लिए वही होमवर्क होगा। कल नहीं, मतलब अभी हम सेशन मंडे को लेंगे, सैटरडे संडे वीकेंड है तो हम नहीं लेंगे अभी, हम सेशन लेंगे सीधा मंडे को, ठीक है गाइस। आई होप यू एंजॉयड टुडे सेशंस। वी आर डन फॉर द डे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज do let me know. So सर कल सेशन ले सकते हो तो ले लो। नो, आई हैव माई पर्सनल वर्क्स। सो मेरे को पूरा मंडे टू फ्राइडे सब आप सबके लिए रहता हूँ मैं, मेरे को खुद की भी एनालिसिस करनी होगी। संडे को प्रैक्टिस कर लेंगे यार, इतना 5 सेशन लिया हूँ, 5 सेशन की प्रैक्टिस कर लो, सैटरडे संडे पूरा है।